आज से लगभग 3000 साल पहले भूमध्य सागर के किनारे बसा एक ऐसा शहर जिसकी दीवारें दोस्तों इतनी ऊंची थी कि किसी भी दुश्मन को उसे पार कर पाना लगभग नामुमकिन था। और ठीक इन्हीं दीवारों के सामने खड़ी थी एक ऐसी सेना जो उन्हें युद्ध के लिए ललकार रही थी। लेकिन फिर एक दिन वो बाहर खड़ी हजारों की फौज अचानक से गायब हो जाती है और पीछे छूट जाता है एक लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा। शहर के लोग इसे जीत का तोहफा समझकर अंदर ले आते हैं। जश्न शुरू होता है और फिर जब आधी रात को पूरा शहर गहरी नींद में था तब इस घोड़े के पेट से मौत बाहर निकलती है और देखते ही देखते इतिहास का सबसे वैभवशाली शहर एक राख के ढेर में बदल जाता है। ये कहानी है दोस्तों ट्रॉय की। हजारों सालों तक दुनिया ने इसे सिर्फ अंधे कवि होमर के दिमाग का फितूर माना। एक ऐसी कहानी जिसमें देवता है, राक्षस है और एक ऐसा योद्धा ऑडिशियस जिसने तलवार से नहीं बल्कि धोखे से ट्रॉय की कहानी मिटा दी थी। लेकिन 1870 में एक इंसान ने हाथ में फावड़ा उठाया और तुर्की की जमीन खोद डाली और उसे जो वहां मिला उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। मिट्टी के नीचे एक नहीं, दो नहीं बल्कि 9 शहर दबे हुए थे जो एक भयानक कत्लेआम की गवाही दे रहे थे। और यही वो धुंधल की हकीकत है दोस्तों जिसके इर्द गिर्द क्रिस्टोफर नोलन अपनी अगली फिल्म द ओडिसी का ताना बाना बुन रहे हैं। इसीलिए सोचा कि यही सही वक्त है इतिहास की इस अध्याय पर वीडियो बनाने का। आखिर क्या है इस ट्रॉय की कहानी का काला सच और कौन है वो ऑडिशियस जिस पर यह फिल्म बन रही है? क्या वो वाकई एक नायक था या इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी? आइए जानते हैं इसके बारे में आज की इस वीडियो में। आज से लगभग 3000 साल पहले दोस्तों एक नाम उभरता है, होमर। ये एक कवि था और कहा जाता है ये देख नहीं सकता था, मतलब ये दोनों आंखों से अंधा था। होमर की हमें 2 किताबें मिलती है, पहली है द एलियड और दूसरी है ओडिसी। ये किताबें उस दौर की वो बची हुई आवाज है जिसमें देवता और इंसान दोनों एक ही कहानी में सांस लेते थे। और नोलन की जो ये फिल्म द ओडिसी है वो इसी दूसरी किताब पर है। एक ऐसी यात्रा की कहानी जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक ऐसा योद्धा ऑडिशियस जो युद्ध जीतने के बाद भी घर नहीं लौट पाता। समुद्र उसे निगलने की कोशिश करता है, राक्षस उसका रास्ता रोकते हैं और हर मोड़ पर कोई इनविजिबल पावर उसे परखती रहती है। दोस्तों ये फैक्ट है या मिथ, इसे हम आगे डिकोड करेंगे ही। लेकिन इस ऑडिशियस की एंडलेस जर्नी को समझने से पहले हमें उस युद्ध को समझना होगा जिसने इस कहानी को जन्म दिया। क्योंकि ओडिसी की ये शुरुआत किसी जीत से नहीं होती बल्कि एक ऐसे युद्ध के अंत से होती है जिसने पूरी सभ्यता को हिलाकर रख दिया था। और इस युद्ध की कहानी छिपी है होमर की पहली किताब इलियड के अंदर। दोस्तों इस युद्ध को आज हम ट्रोजन वॉर के नाम से जानते हैं। और अगर इसकी जड़ तक जाओ तो ये कहानी तलवारों से पहले शुरू होती है, रिश्तों से, अहंकार से और एक ऐसे विश्वासघात से जिसने सदी की 2 महान सभ्यताओं को आमने सामने खड़ा कर दिया था। एक तरफ था स्पार्टा, मतलब यूनान का वो देश जिसमें योद्धा सिर्फ युद्ध चाहते थे। उनका शौक, उनका धर्म, उनका अस्तित्व सब कुछ लड़ाई से जुड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ था ट्रॉय, तुर्की के किनारे बसा वो शहर जहाँ बात युद्ध से नहीं बल्कि धन और व्यापार से करनी थी। यहाँ से निकलता था सोना, मसाले, रेशम और हर वो चीज जो उसे उस दौर में महाशक्ति बनाता था। और ट्रॉय की एक और सबसे बड़ी ताकत थी उसकी दीवारें, इतनी ऊंची कि दुश्मन दूर से ही देखकर हार मान जाता था। यानी स्पार्टा था जंग का राज्य और ट्रॉय था पैसा और ताकत का महानगर। लेकिन दोस्तों इतिहास हमेशा साम्राज्यों की टक्कर से नहीं बनता, कभी कभी एक इंसान की गलती से भी बदलता है। ट्रॉय का एक राजकुमार था, उसका नाम था पेरिस। वो स्पार्टा के राजा मेनालाउस के दरबार पर एक मेहमान बनकर जाता है। जैसा कि उस जमाने की परंपरा थी, मेनालाउस उसे पूरा सम्मान देता है, खाना, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट सब कुछ देता है। लेकिन वहाँ जो ये पेरिस था उसका इंटरेस्ट इस सम्मान या खाने पर नहीं था बल्कि उसकी नज़र थी वहाँ की रानी हेलेन के ऊपर जो मेनालाउस की पत्नी थी, जिसके बारे में दोस्तों उस दौर में हर किस्से में एक ही बात कही जाती थी कि वो उस दौर की दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी मानी जाती थी। अब दोस्तों यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, उस दौर में मेहमान के सम्मान का इतना बड़ा रूल था कि उसने कुछ भी कर दिया हो, अगर उसने घर में शरण ली हो तो उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर, उसके खिलाफ सोचना भी नियम के खिलाफ माना जाता था। लेकिन पेरिस भी इतनी बड़ी गलती कर देता है जो उसे नहीं करनी थी। वो हेलेन को फंसाकर भगा कर ले जाता है, मतलब उसने अपना सीधा डाव वहाँ की रानी पर मारा। अब दोस्तों आप ही सोचिए कैसा लगा होगा वहाँ के राजा को। एक मेहमान खुद राजा के घर में आके किसी अयरी गहरी लड़की को नहीं बल्कि खुद राजा की रानी को भगा कर ले जाता है। इस बात से ग्रीक अपनी ताकत को खतरे में महसूस करता है।
और जब ये बात मेनालाउस को पता चलती है तो वो सिर्फ एक नाराज पति नहीं बल्कि एक घायल राजा बन जाता है। और यही से एक औरत की कहानी बदलकर एक पॉलिटिकल और एक साइकोलॉजिकल वॉर में बदल जाती है, जहाँ ट्रॉय की ताकत और स्पार्टा की लड़ने की भूख आमने सामने आ जाती है। और फिर मेनालाउस का बड़ा भाई माइसिनियन का राजा आगामेमॉन, जो पहले से ही ट्रॉय पर लड़ाई करने का मौका ढूंढ रहा था, उसे ये चीज एक मौके की तरह नजर आती है। इस बड़े भाई ने ग्रीक के राजाओं को इकट्ठा किया और हजारों जहाजों का बड़ा सा बेड़ा लेकर ट्रॉय की दीवारों को घेर लिया। दोस्तों, इतिहास में पहली बार इतने सारे ग्रीक राज्य एक ही दुश्मन के खिलाफ खड़े थे और यही से दो बड़े योद्धा आमने सामने खड़े होते हैं। एक तरफ खड़ा है ग्रीक शिविर का योद्धा एक्लिज, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कोई भी हथियार छू नहीं सकता था। तो दूसरी तरफ ट्रॉय का सबसे बड़ा रक्षक हेक्टर, जो पेरिस का बड़ा भाई था, जो अपने शहर और अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक्लिज लड़ रहा था अमर होने के लिए और हेक्टर लड़ रहा था बचाने के लिए। मतलब एक ग्लोरी के लिए लड़ रहा था तो दूसरा सर्वाइवल के लिए। लड़ाई शुरू होती है दोस्तों, पहले हल्की अटैक, फिर सीधी टक्कर और धीरे धीरे एक दिन एक महीने से आगे बढ़कर ये लड़ाई 10 साल की घेराबंदी बन जाती है। हाँ, आपने सही सुना, ग्रीक सेना करीब 10 साल तक उसी जगह खड़ी रहती है। बाहर खड़ी सेना थक चुकी थी, अंदर कैद लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन हार मानने को कोई तैयार नहीं था। युद्ध अब सिर्फ ताकत का नहीं रहा था, क्योंकि ताकत और हथियार दोनों इस जगह पर आकर नाकाम हो चुके थे। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर सालों की लड़ाई के बाद भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तब इतिहास में एक नाम उभर कर आता है जो बाकी सबसे अलग था, ओडिशियस। इसका एक ही माइंडसेट था दोस्तों, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करके निकालो। यही वो मूवमेंट है जहां वो एक ऐसा प्लान बनाता है जिसे आज हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ये प्लान उस वक्त के लोगों के लिए इतनी अजीब स्ट्रैटेजी लगी क्योंकि उन्होंने इतना धार्मिक और साइकोलॉजिकल सोचा नहीं था, क्योंकि इस प्लान में जीतने से पहले हार माननी पड़ती थी। ओडिशियस दोस्तों अपने प्लान को इस तरह से बनाता है, पहला, ट्रॉय वालों को ये एहसास दिलाओ कि हम हार चुके हैं। दूसरा, उनके अंदर नए नए होप और अभिमान की भावना जगाओ। और तीसरा, इसी भावना का फायदा उठाकर उनके अंदर छिपने वाली एक सीक्रेट डोर बनाओ। और फिर वही होता है, ग्रीक सेना ने अपने रातों रात टेंट जला दिए, जहाजों को दूर ले गए और खुद ब खुद भागने का एक ऐसा नाटक रचा कि ट्रॉय वालों को लगे कि आज रात ग्रीक सेना दोबारा अटैक नहीं करेगी, क्योंकि न तो उनकी आवाज़ आ रही थी ना ही हलचल हो रही थी। लेकिन जाते जाते ग्रीक की सेना पीछे छोड़ गई एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा। बाहर से दिखने पर यह ना किसी हथियार जैसा लग रहा था, ना कोई घातक वस्तु जैसा, बल्कि एक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट की तरह था। सुबह उठकर जब ट्रॉय के लोगों ने मैदान को देखा तो उनके चेहरे पर टेंशन की जगह एक पावरफुल राहत आ गई। उन्हें लगा कि ग्रीक की सैनिक हार मानकर भाग गए हैं और ये जो घोड़ा रखा है वो जीत की ट्रॉफी की तरह रखा है, जिसे उन्होंने देवी एथेना के लिए छोड़ दिया है, ताकि आगे चलकर ट्रॉय वाले ये दिखा सके कि हमने इतने बड़े आर्माडा को रोक दिया है। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, ये जो घोड़ा था ये अंदर से पूरी तरह खोखला था, जिसके अंदर ग्रीक के सैनिक छिपे हुए थे, जिसका नेतृत्व वही ओडिशियस कर रहा था। अब अपनी जीत के जश्न में चूर होकर बिना प्रॉपर जांच परख किए ट्रॉय वालों ने उस घोड़े को शहर के अंदर खींच लिया। और आधी रात को जब पूरा ट्रॉय जीत की नशे में मदहोश होकर सो रहा था, उस घोड़े का सीक्रेट दरवाजा खुलता है। ओडिशियस और उसके साथी नीचे उतरते हैं, शहर का मेन गेट खोल दिया जाता है और बाहर पहले से छिपी हुई ग्रीक सेना वापस आ जाती है। अब उन्हें जमीन पर से गुजरने की जगह दरवाजे से एंट्री करनी थी। और देखते ही देखते वो शहर जो 10 सालों तक नहीं टूटा था, वो अब सिर्फ राख और धुआं था। जिस हेलन के लिए हजारों जहाज आए थे, उसे वापस ले जाया जा चुका था। दोस्तों, ग्रीक जीत चुके थे, लेकिन क्या वाकई? इतिहास और मिथ दोनों एक ही मोड़ पर आकर कांप जाते हैं, क्योंकि उस रात ट्रॉय की गलियों में ओडिशियस और उसकी सेना ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, उन्होंने मर्यादा की हर सीमा लांघ दी गई, धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया गया, मासूमों का खून बहाया गया और जीत के नशे में वो पाप किए गए जिसने पूरी सभ्यता को शर्मसार कर रख दिया। दोस्तों, युद्ध खत्म हुआ और युद्ध खत्म होने के बाद आगामेमॉन, एक्लिज और बाकी योद्धाओं की किस्मत जो होनी थी वो हुई। लेकिन इस पूरी तबाही का मास्टरमाइंड ओडिशियस अब इस युद्ध के बाद घर लौटना चाहता था, अपनी पत्नी, अपने बेटे के पास, अपने छोटे से आइलैंड इथाका पे। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था, जिसे आज हम 3000 साल बाद भी द ओडिसी के नाम से जानते हैं। जो सफ़र हफ्तों में ख़त्म होना था, उसे पूरा करने के लिए ओडिशियस को 10 साल लग गए। ज़रा सोचिए, जो रास्ता कुछ हफ्तों में तय किया जा सकता था, वहाँ एक योद्धा 1 दशक तक कहाँ गायब रहा? आखिर उन लहरों के बीच ओडिशियस के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ निकले हजारों जाबाज सिपाही एक एक करके गायब होते चले गए?
यहीं से शुरू होती है दोस्तों होमर की दूसरी और सबसे रहस्यमयी किताब द ओडिसी। क्रिस्टोफर नोलन की यह फिल्म हमें उसी 10 साल की एंडलेस जर्नी में ले जाने वाली है, जहां समय रुक जाता है और मौत हर लहर पर इंतजार करती है। ऑडिशियस का वो अंतहीन संघर्ष, वो जादुई टापू और वो आखिरी परीक्षा जिसने एक योद्धा को भिखारी बना दिया। और एक सबसे बड़ा सवाल, ये सब इतिहास में हुआ है भी या सिर्फ एक कल्पना है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।